हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे वॉरियर की कहानी जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है और वो डीमन से लड़ते लड़ते मर जाता है। और वो उसको पता नहीं होता है कि एक 8 फिंग डीमन भी होता है और उसके हाथों वो मर जाता है और वो दोबारा से रीइंकार्नेट होता है और वही डीमन उसके साथ रीइंकार्नेट हो जाता है उसके अपनी बॉडी में। तो अब देखते हैं कि आगे वो और उसका डीमन कितनी तबाही मचाते हैं। कहानी के स्टार्ट में कोई बोल रहा होता है तो आखिरकार सारे लोग आखिर में मर ही चुके हैं। हाँ, और ये और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है जो कि लाचार पड़ा हुआ होता है और वो बोल रहे थे कि अब मैं भी मरने वाला हूँ। और वो दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घमासान लड़ाई हुई होती है, वो उठकर बोल रहे होते हैं कि वो डीमन किंग कहाँ से आ गया जिसके सर पे 8 फिंग्स हुए थे। और वो बोल रहे थे कि मैं ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही हूँ। और फिर हमें उससे 8 फिंग्स डीमन को भी दिखाया जाता है और वो बोल रहे थे कि सारी मेरी गलती है, कैसे मैं उसके हाथ तो चढ़ गया और मैं मरने की कगार पे आ गया। तो हमारे एमसी बोलते हैं कि क्या मैंने इसके सबॉर्डिनेट्स को मारे थे, तो क्या ये मेरे शरीर को राख में तब्दील करने की सोच रहा है या क्या। तब एक स्पार्क्स को दिखाया जाता है और अचानक से हमारी एमसी की आंख कहीं खुल जाती है और वो बोल रहा होता है कि हाँ, मैं ये कहाँ हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मर नहीं गया था और ये किसी सपने की तरह लग रहे हैं मुझे। और वो चला के बोल रहे हैं नहीं, ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हुआ करता था, उसके पास ये टेंशन थी। वो बोल रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ अभी इस वक्त। फिर हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जो कि गिरा हुआ होता है। इस सिटी का नाम हेलियोस सिटी होता है और एक कमांडर बोल रहा होता है कि कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम सब यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। एंड फिर हमें इस कमांडर का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है जी याओ टांग, और अभी से मैं इसे टांग बुलाने वाला हूँ। फिर हमें पास्ट का कुछ बताया जाता है कि यह साल 3069 में एक स्टील सा कुछ गिर गया था जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड पे अपोकलिप्स आ गया था। और वो मंजर दिखाया जाता है अपोकलिप्स, जिसके बाद काउंटलेस सेक्रीफाइसेस के बाद एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिमोन के कोर्स के साथ ह्यूमन को मर्ज करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। जिसका हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें कोर डाल देते हैं और फिर हमें बताया जाता है हिस्ट्री में कि आंग नाम का एक बंदा था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था इसी कोर की। और फिर बताया जाता है कि वो सारे वॉरियर्स को लीड किया करता था, यानी एक तरह से मान लो कि वो उनका किंग था या कमांडर था सारे वॉरियर्स का, जो कि हिस्ट्री के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से फाइट करते थे। वो सारे ह्यूमैनिटी को बचाने का काम करते थे और वही सारी सीन दिखाया जा रहा है। तो एमसी बोल रहे थे कि क्या उस बात को 60 साल हो गए हैं, क्योंकि एमसी ईयर 3000 से था। और फिर बताया जाता है कि आंग की जो बैटल हुई थी वो कितनी ख़तरनाक हुई थी। और वो बोल रहा होता है कि अभी उसे 60 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो अभी अभी हुआ है बेटर। एमसी की सोचते साथ ही बताया जाता है कि कमांडर बोल रहा होता है कि अगर वो सारे हीरोज़ नहीं होते तो अभी तक हमारे पास नहीं ये सिटी होती, नहीं हमारी लाइफ होती, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हम सिर्फ उन्हीं की वजह से सरवाइव कर पाए हैं। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि सबको कि सारे लोग रेडी हो जाओ, अभी हम लोग ट्रेनिंग से गुजरने वाले हैं। और फिर वो एमसी बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। वो बोल रहा होता है कि फिन डीमंस जो है वो उसके बारे में बात कर रहा होता है और फिर कमांडर भी उसके पास आता है यानी टांग, और उससे वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। और बोलता है कि हाँ, मुझे क्या अपना असली नाम बता देना चाहिए। और कमांडर दे के बोलता है कि हाँ, तुम्हारा नाम आंग है, और एमसी भी आना हो जाता है। तब आंग की अपनी नेम प्लेट पे नज़र जाती है। वो बोलता है कि क्या इसे नेम टैग से पता चला। और फिर वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर वॉरियर स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं। उसे दो चार गालियाँ भी वो दे रहा होता है और फिर अचानक से मुड़ के उसके मुंह पे एक तमाड़ मार देता है। वो बोलता है कि ये बॉडी कितनी वीक है, हमारा आंग बोल रहा होता है, और उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। और फिर हमारा कमांडर उसे बोल रहा होता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम उसका नाम हरा। फिर टांग उन सबको बोलता है कि तुम सब लोग मेरी बात सुनो। फिर वो बोलते हैं कि यस सर। वो बोल रहा होता है कि मेरे पीछे आओ, एग्जामिनेशन ग्राउंड की तरफ आओ, तुम लोगों का फिजिकल टेस्ट होने वाला है। और फिर दिखाया जाता है कि वो एमसी किसी की गोद में होता है और इस बंदे का नाम लैन स्नो होता है। अभी से मैं इसे स्नो बुलाऊंगा। और फिर वो आंग को कोई आवाज़ देता है कि हाँ, तो इसका नाम आंग है। और इसका नाम भी हमें बताया जाता है जिसका नाम सितो होता है, लियू। वैसे मैं अभी लीव बुलाने वाला हूँ। और फिर एमसी भी उस पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर स्नो बोलता है कि हम वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो हमारी बैच की सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़की है। एमसी भी सोच में पड़ जाता है कि
लियो नाम से तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और फिर स्नो से वो हटा रहा होता है, अचानक से कुछ फ्लैश पड़ती है इन लोगों पे। अब वो एक लड़की ने की होती है जो कि उनसे फिर बाद में माफ़ी भी मांग रही होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी होती है यार। लिटरली हमारे एमसी की नाक से भी खून निकलने लगता है। और फिर और बोल रहे थे कि हाँ मैंने तस्वीर खींची थी और इसका नाम होता है सी यू जियो, इसे मैं सी यू बुलाने वाला हूँ। फिर बोल तुम लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लिटल भाई, इन दोनों को इसने गे बना दिया है। और फिर हमें फिटनेस का ग्राउंड दिखाया जाता है, फिजिकल टेस्ट का। एमसी काफ़ी ज़्यादा चौड़ में होता है, वो बोल रहे थे कि मैंने फर्स्ट आना है। और फिर जैसे ही बंदूक फायर होती है तो एमसी काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगा देता है, लेकिन आखिरी में वो रिकॉर्ड बना दे, लाइक सबसे लास्ट प्लेस में आता है। और उसने एक रिकॉर्ड बने होते हैं सबसे स्लो पहुंचने का। और फिर पंचिंग टेस्ट में भी वो इस यही कारनामा करता है। जंपिंग टेस्ट में भी उसने एक मिलिट्री छलांग लगाई होती है और फिर बोलती है वो लियो से कि यू इडियट। हाँ एमसी भी लाइक यार वो एक ग्रेट वॉरियर हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ उसे। अब वो भी एग्जामिनी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं सारे, लेकिन कमांडो बोलता है कि छोड़े इसे, देखेंगे आगे के क्या करता है ये। फिर बोल रहे थे कि नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो तुम लोग के कोर्स के साथ स्टेबिलिटी का टेस्ट होगा, लाइक कितने कंपेटेबल हो गए। एमसी का पास्ट लाइफ में तो 96 आया हुआ था, लेकिन इस लाइफ में इससे भी ज़्यादा वो लाने की सोच रहे हैं, लाइक 100% कंपेटेबिलिटी। और इसका और चक्कर हो यार, लाइक फिर ऐसे कुछ इक्विपमेंट पहनाए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम 10% पे पास करोगे, जिसका 10। और फिर दिखाया जाता है कि हमारे लियो का 39% आया। सारे लोग लुए की तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ऐसी लड़की को देखना काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और हमारे एमसी बोल रहे होते हैं कि इन लोगों को गालियाँ देता है कि यार ये कैसे लोग हैं। और हमें लियो को दिखाता है जो कि फुल एटीट्यूड में जा रही होती है, और लोग उसके पास ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि कितनी डेजलिंग लग रही है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है हमें दिखाया जाता है कि लियो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। वो बोल रही थी कि इतना भी बुरा नहीं था। एमसी बोल रहे हैं हाँ अच्छा। फिर स्नो आंग के पास आता है और उसे बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या ऐसा नहीं है। और एमसी बोलता है कि हाँ वो स्ट्रांग तो है, मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ। फिर स्नो से बोलता है कि वैसे तुम मुझे नर्वस नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों। और आंग भी उसे बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मैं इसके साथ आदी हूँ, लाइक आई एम यूज टू इट। वो इस तरह बोलता है हमारे स्नो को, और हमारे स्नो भी हैरान होता है क्या यूज टू इट। फिर किसी को दिखाया जाता है जिसका 12% आ जाता है और वो भी पास कर जाता है। और फिर हमें इसे जिसका भी स्कोर अच्छा खासा आया होता है और उसका स्कोर 30% आया होता है, जो कि इसका कॉम्पेटिबिलिटी का स्कोर होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्नो का 24% आया होता है, और सीधु भी वही अपना पोस्ट दे रही होती है, वो उसे भी पास कर दिया जाता है। और इस बार फिर हमारा टांग बोल होता है कि इस बार तो हमने काफ़ी अच्छे खासे लोगों को चुना है जो इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बोल रही थी कि हाँ सीयू की देख लो, उसका 30% आया है बिना किसी ट्रेनिंग के या किसी और चीज़ के। और फिर देखा जाता है कि हमारा करंट बैच काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और वही टीचर बोल रही होती है, पता नहीं है कौन है यार, एग्जामिनर है शायद से, क्योंकि इसका नाम ही नहीं बताया गया। और फिर हमने दिखाते हैं टांग को जो कि बोल रहा होता है, लाइक कोई वो रिएक्शन नहीं देते इस पर। बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ निचले दर्ज जो के लोग भी हैं, और टीचर भी हैरान हो जाती है कि लाइक क्या। और फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है, फिर बोलता है कि हाँ हंस लो तुम लोग। और उनको सबको गाली दे के बोल रहा है कि तुम लोग को क्या पता कि तुम के किन तरह के इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, हंस लो जितना हंसना है। फिर हमें बताया जाता है कि वो रेड स्टोन को लेगा, और बताया जाता है हमें कि यहाँ पे 6 कैटेगरीज की डिमोनिक कोर्स होते हैं जो कि बैटल फील्ड से लिए गए होते हैं। और फिर हमें इन कोर्स के बारे में बताया जाता है। रेड स्ट्रेंथ को दर्शाता है, येलो डिफेंस को दर्शाता है, एंड ग्रीन हीलिंग को दर्शाता है, ब्लू कोर एजिलिटी को दर्शाता है, पर्पल कोर जो है साइकिक पावर यानी इमेजिनरी पावर को दर्शाता है, और आखिर में जो है ब्लैक स्टोन कोर जो कि टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। फिर हमारे एमसी समझा रहा होता है हमें कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारी विल पावर। अगर तुम्हारी विल पावर ज़्यादा होगी तो उतनी तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन यानी कंपेटिबिलिटी रेट भी ज़्यादा होगा, और रेड कोर उससे चिपक जाता है। और
हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बस बोल रहे थे कि हाँ मैं तैयार हूँ तो लगा लो इस वायर को। ये ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें देखना होता है, और फिर काफ़ी ज़्यादा रेड रोशनी आ रही होती है और ये हमारी एमसी से निकल रही होती है, और वो अपनी काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहे थे लाइक विल पावर को इंक्रीज करते हुए, और सब लोग उसे देख रहे हैरान हो रहे होते हैं। हम पहले 40 पर चला जाता है इंस्टेंटली। अब फिर हमारे एमसी और भी शोर लगा रहा होता है और फिर बोलता है कि अभी मैं इससे भी हायर जाऊंगा, और काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही होती है और 50 60 इसी तरह जा रहा होता है, बढ़ रहा होता है हमारे एमसी का। और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर वो बोल रहे होते हैं कि नहीं ये कम वो उसमें मसला है जो कि इंस्ट्रूमेंट है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसको अचानक कुछ हो जाता है और वो अपने इनर अंदर चला जाता है लाइक इनर वर्ल्ड समझ लो। अब पीछे उसका डिमोनिक हैंड दिखाया जाता है और फिर ये उसे 8 फिन डीमन को दिखाते हैं। हमारे एमसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी सारी स्ट्रेंथ जिस पर हो जाती है, वो खून खांसते हुए नीचे गिर जाता है, फिर बोलता है मेरी मदद करो। और फिर दिखाया जाता है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 10% आया होता है और उसे भी पास कर दिया जाता है। काफ़ी लोग सारे हैरान होते हैं, ये शांति से शांत से भरते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ ये इसकी डिवाइस में कुछ मसला था, और फिर स्नो को दिखाते हैं जो कि अपना भाईचारा कर रहा था उसके साथ। और ये काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है कि लाइक उसका स्पॉटलाइट कोई नहीं चाहिए। ये इमेजेस खींच रही होती है हमारी क्यूट सी लड़की, और फिर अंग भी ऐसे ही बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरी सारी पावर कहाँ चली गई। इतना अच्छा खासा सिंक्रोनाइजेशन रेट था, और फिर वहाँ से सब लोग उठ जाते हैं टेंशन करके यहाँ पे, क्योंकि हमारा टांग आया होता है। वो उन सब लोग को बोल रहे होते हैं कि मेरे पीछे आओ, अभी तुम लोग का लाइक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और इस स्ट्रेस में तुम लोगों को मास्टर्स को हराना होगा। और सारे लोग स्टूडेंट्स ये देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं लाइक वो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होता है ना, उनका पहली बार होता है। लेकिन हमारा अंग तो बोल रहा था कि अभी मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं जाना। लेकिन टांग उसे भेज ही देता है। टांग को एक स्टोन दिखाई देता है जो कि हमारा एमसी से टूटा था, और उसे उठा के वो अपने साथ ले जाता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका नाम आंग होता है लाइक ऑब्वियसली। फिर टांग सिटी को सिखाया जाता है हमें इस सिटी को, और फिर कंपाउंड डोर्स ओपन करने का आदेश दिया जाता है इन लोगों को। वो डोर जैसे ही ओपन होते हैं सारे लोग सिटी से पहली बार ही निकले होते हैं, वो सब लोग बोल रहे थे कि हमें अभी तक सील करके रखा वो होता है अभी इधर, और हमें पहली बार जाने का मौका मिल रहा है इसे बार। हमारा एमसी जैसे ही बाहर पैर रखता है कुछ वेव्स निकल जाते हैं और हमारे एमसी को महसूस होने लगता है ये सारी अर्थ के घेर रहा होता है ये सारी रेड वेव्स। और फिर से मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिनके फिन्स नहीं हुए होते हैं और वो भाग रहे होते हैं हमारे एमसी को महसूस करके। एक गुफा में एक 1 फिन डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस सलाह के मुझसे ताकतवर कोई नहीं हो सकता, मैं ऐसे कैसे स्मेल कर सकता हूँ। और फिर हमारे एमसी भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं इनके इस तरह सेंस कर सकता हूँ। फिर बोल रहे होते पीछे से हमारी लियो कि तुम मूव करने वाले हो या नहीं है। हमारे एमसी बोलते हैं हाँ सॉरी सॉरी मूव करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो एग्जामिनर उसे बुलाते हैं कि आ जाओ तुम सब लोग को, और वो ओके बोल के आ रही होते हैं। और फिर हमें उस सीईओ को दिखाते हैं जो कि उससे बातें कर रही होती है, लेकिन हमारे एमसी को जवाब नहीं देता। और फिर ये लियो से बोलती है कि हाँ तुम हमें स्लो ना कर देना। और फिर स्नो भी उसे दिलासा दे रहा होता है, और हमारी क्यूट सी सीईओ रिकॉर्डिंग कर रही होती है, यार इसे हर जगह रिकॉर्डिंग करनी की पड़ी। फिर हमें बताया जाता है एक ऐसे स्टील के बारे में जिसका नाम डिस्पेलिंग स्टील होता है। ये एक ऐसा काला स्टील होता है जो कि सॉलिड स्टोन के मिक्सचर से बनाया गया होता है, और इसका काम ये होता है कि ये जितना भी फॉग होता है यानी गोरा होता है, ये उस सब को डिस्पेल कर देता है। और ये आज का टेस्ट भी होता है। फिर एग्जामिनर उनको बता रहा होता है कि तुम लोगों को 4 टीम के ग्रुप में इन इसके पास जाना होता है, और इसका मकसद ये है कि तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो गोरे में तुम लोग शिकार करोगे इन बीस्ट का, और इनसे मॉन्स्टर कोर्स निकालोगे, तो यही इस टेस्ट का मेन एंशियल है। फिर एग्जामिनर बोल रहा होता है कि अभी हम हर टीम को ये कॉम्बैट तय कर देंगे, और इसके साथ साथ एक छोटा सा तुम लोगों को कुछ डिवाइस सा दिया जाएगा जो कि फॉग डिस्पेलिंग डिवाइस होगा, और इससे जाकर तुम लोगों को लगाना है, और फिर जितना भी फॉग होगा वो सारा हट जाएगा, और फिर तुम लोगों के सामने कुछ मॉन्स्टर आएंगे और उनको भी तुम लोगों को हंट करना होगा। और फिर वो डिवाइस भी इन लोगों के हाथों में दे दी जाती है। फिर ये रेड लाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे इनको ये फिक्स करना होता है, और फिर इनके सामने यही सारे मॉन्स्टर्स आएंगे।
एक टीम को भेजा जाता है कि तुम लोग चले जाओ, और वो जाकर कोरे में डिवाइस को भी लगा लेते हैं। और जैसे ही वो डिवाइस लगाते हैं तो वो सारा फॉग गड़ जाता है और 3 बीस्ट को दिखाया जाता है। वो उन पे अटैक करते थे, लेकिन वो टीम जैसे तैसे उनको हरा देती है। और फिर दिखाया जाता है कि नेक्स्ट टीम को बताया जाता है। फिर यार एक औरत को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मेरा टारगेट तो क्लियर है, मेरा टारगेट जो है वो सीतू लियो है, जो कि सीतू फैमिली से बिलोंग करते हैं। और गाइज मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं अब से उसके लियो बुलाऊंगा और ना कि सीतू। और फिर वही उस औरत का नाम बताता है जो कि दादा जेली होता है। और वो पूछ रहे थे कि तुम लोगों का क्या कहना है, और इसका नाम जोइल होता है। वो बोल रहा होता है कि यार एक ऐसा भी जो कि मार्शल आर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि अच्छा खासा गाइडेड भी, वो शायद फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट वॉरियर बनकर उभरे। फिर टैंक भी बोलता है कि यहाँ पर एक और ऐसा पर्सन भी है जिसे हमें देखना चाहिए, और वो और किसी के नहीं हमारे आंग की बात कर रहा होता है। फिर हमें आंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है यार। और फिर हमारा टैंक सोच रहा होता है कि वैसे मैंने उस मॉन्स्टर कोर को भेजा था चेकिंग करने के लिए, लेकिन उस कोर के साथ कुछ भी गलत नहीं होता। तो वैसे उस वक्त हुआ क्या था वह की, लाइक वो इसी सोच में पड़ा होता है। और फिर उसे दादा वो करती है, टप्पी मारती है सर पे और उसे बोलती है कि टांग टांग तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, और अब से मैं इस लड़की को दादा बुलाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। और फिर वो उसे चढ़कर बोल रहा होता है टांग के मुझे इस नाम से ना बुलाओ। और वो हमारे जोएल भी काफ़ी ज़्यादा आंसर होते हैं उसके ऊपर, और दादा भी उसे चढ़ा रही होती है। फिर दादा सीरियस मूड में आते हुए बोलती है कि और दूसरी बात यह है कि तुमने कंफर्म तो कर लिया ना कि यहाँ पर स्टूडेंट की जान को कोई ख़तरा नहीं होता। उसका मतलब उसी वन फ्रेंड डीमन से हो रहा होता है कि या तुमने कंफर्म कर लिया कि कोई वन फ्रेंड डीमन आसपास नहीं घूम रहा है, और हमें स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना होगा। फिर टांग टांग भी बोल रहा था कि हाँ मैंने वैसे सेफ्टी को चेक तो किया था, हिलियोस सिटी के आसपास कोई भी वन फ्रेंड डीमन नहीं होता। फिर जोएल भी बोल रहा था कि वैसे अगर कोई वन फ्रेंड डीमन अपेयर भी हो गया तो क्या हुआ, हम कुछ भी करके उन स्टूडेंट्स को बचा के रहेंगे उन वॉरियर्स के बैच। फिर एग्जामिनर बोल रहे थे कि वेन्यू सेटअप कर दिया है हम सब ने, और नेक्स्ट जो ग्रुप है वो अपने अस्थियों को चढ़ा लो और रेडी हो जाओ आने के लिए। और सारे लोग यही बातें कर रहे थे कि आंग भी उसी ग्रुप में है, और वो ग्रुप कितनी बढ़िया है। और आंग को दिखाया जा रहा था जो कि बोल रहे थे कि अच्छा ये हमारी बारी है, और वो भी रेडी हो रहा होता है। तो अचानक से उसके हाथों से किसी ने वो मशीन डिवाइस ले ली होती है जो कि फॉल्ट हटाने के काम में आते हैं। आंग भी हैरान होता है लाइक ये किसने ले लिया मेरे हाथों से। और वो और कोई नहीं हमारी सीतू होती है, जो कि आपको तो पता है स्पॉटलाइट चीनी में कितनी ज़्यादा माहिर है। और सबको बोल रहे होते कि मेरे पीछे आओ, और वो अपने दिमाग में ये सोच रहे होते कि अब मेरे डार्जिलिंग मी के साथ रहना ही। और फिर हमारे एमसी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है यानी आंक, लेकिन कह नहीं पा रहा होता है बेचारा, क्या ही कहेगा उससे। और फिर दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है सीतू के मुझे फॉलो करो, और भाग के जा रही होती है इस डिवाइस को लगाने के लिए। और दिखाया जाता है कि पोज मारते मारते जा रही होती है छलांगे मार मार कर, और वो हवा में होती है और सामने डिवाइस लगाने की मशीन को दिखाया जाता है और उसमें डिवाइस लगा भी लेती है। इस पर हमारी दादा सब बोल रही होती है कि हम तो मार्शल आर्ट के फैमिली की फाउंडेशन इस तरह लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिसके पास एजिलिटी वाला कोर ना होने के बावजूद भी अच्छी खासी फिजिक है, और वो उनसे कम नहीं है। फिर कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो कि हमारी लियो के पीछे जा रहे होते हैं। हमसे भी बोल आंग भी बोल रहा होता है स्नो से कि स्नो तुम आगे जाओ। स्नो भी उसे बोल देता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है हमें कि स्नो एक ऊंची सी छलांग मार देता है, और वो हवा में ही होता है, और वो लियो के आगे पहुंच जाता है, और मॉन्स्टर्स के सामने अपनी शील्ड क्रिएट कर देता है क्योंकि वो पास डिफेंसिव कोर होता है। और फिर ओएमसी बोल रहे होते हैं कि इन सबको एक एक करके मारना। फिर दिखाया जाता है जो कि हमारी लीव बोल रही होती है कि क्या तुम्हें इस तरह लगता है कि मुझे कुछ बताना ज़रूरी है, तुमसे मैं ऑर्डर्स लूँगी। और फिर हमें इन सबको एक ही पैनल में दिखाया जाता है जो कि इन सारी मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। और दिखाया जाता है हमें इस क्यूट सी बच्ची को जो कि इन सबको मार रही होती है काफ़ी ख़तरनाक सी। और स्नोवी को भी दिखाया जाता है जो इन सबको पेल रहा होता है वो भी। और ये चारों जो कि चारों मॉन्स्टर्स को एक साथ मार रहे होते हैं, ये हमारा लुई भी सोच रहा होता है। और वो
फिर दिखाते हैं जो के लिए होती है वो भी इन सबको मार रही होती है और इसमें पता नहीं क्या ही इंजेक्ट कर देती है जो इस तरह वो बारिश से बन जाता है मॉन्स्टर। और जैसे ही वो नीचे उतरती है 3 तक गिनती करती है और सामने पीछे से एक धमाका हो जाता है। और फिर हमें हमारे आंख को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसकी नेक और फिर चेस्ट इसकी से सारी और फिर इसके अब्डोमिनल ये सारी इसकी जो है वीक पॉइंट्स है, मैं इस पर ही टारगेट करूँगा। और एमसी को रोल होकर पीछे जा रहा होता है लेकिन अपने आप को संभाल लेता है और फिर अपने पास के एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए उसके भी ऊपर दोबारा से चार्ज कर देता है। और फिर दिखाते हैं मॉन्स्टर भी उस पर पंच मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमारे एमसी उसे स्टैप कर देते हैं उससे पहले ही और फिर नीचे झुक जाते हैं, उससे लात के बच जाता है। और एमसी अपने चाकू को दूसरे हाथ में पहन कर डायरेक्ट से उस पर दोबारा स्टैप कर देता है और फिर दोबारा से पीछे हट जाता है और उससे बचते हुए। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को आंख को यानी उसके नेक पर चाकू मार देता है फिर पीछे हट जाता है। अब वो सारे भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, खास करके हमारे सारे टीचर्स यानी एग्जामिनर्स काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि ये तो किसी प्रो लेवल की स्किल दिखा रहा है। ऐसे ही उसके पीछे चार्ज करते हैं और फिर दिखाते हैं नीचे से कोई चुइस तो आती है और मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देती है। और ये सारे लोग शौक होते हैं कि लाइक ये क्या है। और फिर एक डिमोनिक हैंड को दिखाया जाता है, शायद ये वही पिछले चैप्टर वाला डीमन हो। और फिर ऊपर उठ जाता है वो डीमन को पूरा दिखाया जाता है। हमारे एमसीबी का भी ज़्यादा शौक होता है लाइक यार टेस्ट में अचानक से एक डीमन आ जाए वो भी इतना ज़्यादा खौफनाक। और हमें हमारे टांग को डाला और सारी लुई को भी दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं सब लोग। और फिर वो बोल रहे थे कि वो ये 1 फीट डीमन है, सारे लोग पीछे आओ और सारे लोग वही भाग रहे होते हैं। और डाडा और लुई नीचे जाते हैं और लैंड करते हुए और वो बच्चों को बचाने के लिए जा रही होते हैं। और फिर दादा को दिखाया जाता है जो बोल रहे थे हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। फिर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि ये तो एक इंसान है मगर मैं तो किसी डीमन को स्मेल कर सकता हूँ। और एमसी सोच रहे होते हैं कि एक इंसान जिसके पास कोई डीमन की सेंट हो लाइक कोई उसे स्मेल कर सके। हमारे एमसी बोल रहे होते हैं लाइक आंग सॉरी कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। वन फिर डीमन बोल रहा होता है कि मगर इन सब में से वो कौन होगा। फिर दिखाया जाता है कि वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ऑरा होता है उसका। लियो भी सोच रही होती है कि ये कौन फिन डीमन है मगर वो उन जिन डीमन के पास फिन नहीं थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपनी ये पलकें ज़रा से भी झपकाई तो ये मुझे मार डालेगा। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, वो बदन भी उसका कांप रहा होता है। फिर अगले पैनल में उसने डायरेक्ट उस डीमन ने हमारे लियो को पकड़ लिया होता है ये अपनी वेल्स के ज़रिए। और वो भी सोच रहे होते कि मैं मूव नहीं कर सकती। अगले पैनल में उस डीमन को दिखाया जाता है और हमारे आंख को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल आमने सामने होते हैं। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये पहली मर्तबा है कि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि नॉर्मल वॉरियर्स करते हैं जब वो एक वन फिन डीमन को मारते हैं, क्योंकि पिछली लाइफ में तो एमसी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी नहीं इस वजह से। और उस डीमन को दिखाते हैं जो कि काउंटिंग कर रहा होता है मगर उसे काउंटिंग होती नहीं है। तो वो बोलता है कि छोड़ो जाने तो मैं इन सभी को अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर वो कुछ बीम से इन पे शूट करता है जिसकी वजह से ये चारों के चारों बेहोश हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं अगले पैनल में कि ये चारों बेहोश हो चुके होते हैं। और फिर उस वन फिन डीमन को दिखाते हैं जिसके सामने हमारा जोएल और दादा आ चुकी होती है, वो भी उसकी बेलों को फाड़ कर। और जोएल बोल रहा होता है कि उनको छूने की कोशिश भी मत करना, लेकिन वो उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपनी बेलें फैलाकर उन सबको ज़मीन के अंदर गड्ढा करके ले जाता है और उन्हें बाय बाय बोलते हुए जाता है लाइक अपना ऑरा फार्मिंग कर रहा है। फिर दादा को दिखाते हैं जो कि बोल रही होती है कि ये अपने साथ 4 एग्जामिनीज को ले गया है। और दिखाते हैं ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका होता है और एक जगह से ज़मीन ऊपर ऊपर उठ रही होती है। तो जोएल बोल रहा होता है कि इसके पीछे चलो। और यहाँ पर रुक चुकी होती है, हमारा दादा बोल रही होती है कि ये यहाँ पर रुक चुकी है। फिर हमारी दादा दोबारा से बोलती है कि तांग तांग ने तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए चेक की थी, वो भी एक ही रो में। लेकिन फिर यहाँ से डीमन किस तरह पैर हो गया है वो तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहा करता था, ख़ास करके वो एग्जामिनी की प्रोटेक्शन के लिए।
फिर वो बोल रहे होते हैं कि डैम इट, ये तो कभी इस तरह नहीं हुआ, जब भी हमने एग्ज़ाम लिए हैं वो भी वॉरियर बनने के लिए, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। फिर दिखाया जाता है कि ऊपर से अपना टांग टांग छलांग मार के आ रहा होता है और वो ज़मीन पर लैंड भी कर देता है काफ़ी ज़्यादा कूल तरीके से, जो कि फिर बोल रहा होता है कि हम बच्चे काम पर हैं, तुम लोगों ने चेस क्यों नहीं करते, तुम लोग और रुक क्यों गए हो यहाँ पर, चलो चल के उनके पीछे जाते हैं और स्वर्ण डीमन के पीछे। फिर हमारा ज्वेल उसे बोल रहे होते हैं कि तो टांग टांग आराम से शांत हो जाओ, और ये निशान यहाँ पर रुक चुके हैं। फिर हमारी दादा उसे बोल रही होती है कि इस तरह लगता है कि वो उसने इस निशान के बाद नीचे ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। फिर हमें तंग तंग की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें उसे एक बच्चा बोल रहा होता है कि भैया भैया करके आवाज़ें उसे दे रहा होता है। फिर तंग तंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर देता है एक पंच मार के, और फिर वो बोल रहा होता है कि ये मेरी गलती है, मुझे ये सारे एरिया को अच्छे से चेक कर देना चाहिए था। और वो यही बार बार बोले जा रहे होते कि ये मेरी गलती है और ये मेरी गलती है। फिर हमारा जोएल उसे बोलता है कि अभी सिटी में वापस चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि ऐसे हम चले गए, और हमें इस तीन को सिटी से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतने ख़ास वॉरियर नहीं है जो कि सिटी की प्रोटेक्शन कर पाए। और जहाँ भी उसे बोल रही होती है कि हाँ हम एक्सप्लोरेशन टीम को भेज देंगे जब हम सिटी में पहुँचे, और वो 121 की तलाश करने में लग जाएंगे, मगर हमें शांत रहना चाहिए, और मुझे पता है कि तुम कितना बुरा महसूस कर रहे हो तांग तांग। फिर तांग तांग अपने कंधे से हमारी दादा का हाथ हटाते हुए बोलता है कि तुम दोनों पहले सिटी में वापस लौट जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, मैं अभी थोड़ा सर्च करूँगा, लाइक छानबीन करूँगा इस पूरे जंगल में कि यहाँ पे वो हमें मिल जाए। वो जोएल भी उसे बोल रहा होता है कि तंग तंग क्या तुम सच में सीरियस हो क्या, तुम क्या करने की सोच रहे हो, ऐसा करने की सोचना ही मत, क्योंकि तुम्हें भी खतरा हो सकता है। लेकिन दादा उसे बोलती है कि अच्छा सही है, मगर तुम यकीनी बनाना कि तुम सूरज ढलने से पहले ही वो लौट आओगी सिटी में। सच ओके। तो हमारा टांग टांग भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वो गोरे भी भाग जाता है लाइक उनकी सर्च करने के लिए। फिर दादा को दिखाया जाता है कि क्या तुम्हें इस तरह लगता है, जो कि जोएल से बोल रही थी कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे रोक सकते थे। और फिर जोएल भी बोलता है हाँ मुझे पता है। और फिर दादा सोच रही होती है कि अगर उसका छोटा जो टांग टांग का छोटा भाई अभी जिंदा होता है तो वो भी इनकी उम्र के हुई तो वो दिखाती है, वो सोच रही होती है कि मुझे यकीन है कि ये छोटे बच्चे उसे अपने छोटे भाई की याद दिलाते हैं। और फिर अगले सीन में हम गुफा का सीन दिखाया जाता है, जब हमारा एमसी की आँख खुल जाती है, वो बोल रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, और उसके पीछे से एक हाथ आ जाता है वो डीमन का, वो उसे बोल रहे थे कि अच्छा तो तुम जग गए, तुम वाकई में सब लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो, और क्या तुम ही तो वही डीमन नहीं है जिससे मुझे स्मेल आ रही थी। वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है पीछे से, और उसका वो और टूट जाता है, और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम डीमन की तरह क्यों स्मेल कर रहे हो अब जबकि तुम इंसान हो। अब वो अपनी पावर अनलीश कर देता है हमारे एमसी कोर की, और जैसे ही वो ज़मीन पे लैंड करता है डायरेक्ट उसको अनफिट डीमन पे अटैक कर देता है। वो अनफिट डीमन भी उसे बोल रहता है ओह कितना प्यारा अटैक से तुम्हारे, और उसे एक गूंद सा मार देता है और पीछे हो जाता है हमारा एमसी। जैसे ही लैंड करते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैं इससे इस तरह तो नहीं लड़ सकता, मुझे कुछ प्लान बनाना होगा, और फिर वो जाके उस पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। और सोच रहे थे इसके वीक पॉइंट्स क्या होंगे, और वो उसे बोलता है कि नहीं ये काम नहीं करने वाला हमारा इन्फिनिटी। और दिखाते हैं कि एक अटैक तो हमारे एमसी को लग ही चुका होता है। ये अटैक कर लेने के बाद तो हमारा आंख सोच रहा होता है कि यही मेरे पास मौका है इसे कोई फैटल डैमेज देने का, और इसकी वीकनेस पे अटैक करने का। जैसे वो ये सोचता है उसके जॉइंट्स पे वो अटैक कर देता है, और फिर उसका हाथ उखाड़ फेंकता है। वो डीमन भी चढ़ा रहा होता है कि ये तुमने क्या कर दिया, और हमारा आंख बोल रहे होते हैं कि हाँ अब उछल के दिखाओ, अब मस्ती करके दिखाओ। लेकिन हमारा डीमन फिर से आंसर होता है, वो उसे हमारे आंख को एक हिट मार के दूर फेंक देता है। आंख बेचारा खून का कांसते हुए चला जाता है पीछे, और दिखाया जाता है कि वो दीवार
पे लग गया होता है, उसे खून निकल रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे बोल रहा होता है डीमन कि अरे तुम्हें तो मेरी वीकनेस का बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि मेरे पास जो है वो टाइप का कोर है और मैं अपने आप को हील भी कर, और उसके साथ साथ मेरे पास एक रेड कोर भी है जो कि स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा था। आंग सोच रहा होता है कि क्या सिर्फ ग्रीन कोर वाले डीमंस अपने आप को हील नहीं कर सकते थे, इसके पास तो ग्रीन कोर भी नहीं है, सिर्फ रेड कोर है, तो इस तरह कैसे हो सकता है। फिर वो सोच रहा होता है कि क्या इस तरह हो सकता है कि इतने सालों बाद डीमंस ने भी अपने आप को इवॉल्व कर दिया। फिर वो डीमन उसे बोलता है कि तुम वो थे जो मुझे लुक डाउन कर रहा था, यानी मुझे कोई इतना ख़ास समझ नहीं रहा था। फिर उससे अपने पास बुला लेता है, लाइक कुछ स्पाइक्स निकाल देता है उसके अंदर से, और वो उस डीमन के पास आ जाता है उन स्पाइक्स के ज़रिए से, और एमसी को दिखाते हैं जो कि उसे कुछ बोल रहा होता है हमारा आंग, लेकिन डीमन से बोलता है कि हाँ मुझे कुछ समझ नहीं है, बस भूल जाओ। आंग सोच रहे थे कि अगर मैं मर गया तो वो भी मर जाएंगे, और पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो उसे बोल रहा था एक साथी उसका कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन आंग यही सोच रहे होते कि मैं उस वक्त भी सबको मरने के लिए छोड़ देता, अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और मेरी वजह से ये मर जाएंगे। और डीमन जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं उसे खाने के लिए, दिखाया जाता है कि अचानक से क्रिम्सन डीमन की आंख खुल जाती है और वो बोल रहे थे क्या चाहते तुम मुझे खाने की सोच रहे हो, और आंख से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज हो चुका होता है, और उसे बोल रहे थे कि ये मेरा वेसल है। क्रिम्सन डीमन उसे बोल रहे थे इसे खाने की सोचना भी मत तुम, और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है हमारा वन फिन डीमन, और क्रिम्सन डीमन अपना रूप बदल रहा होता है, और दिखाया जाता है कि कोर भी हल्का हल्का टूटने से लग गया होता है, और क्रिम्सन डीमन की अपनी अपीयरेंस आ चुकी होती है सारी, और दिखाया जाता है यार काफ़ी ज़्यादा हैंडसम तो ऐसे लग रहा है हमारा क्रिम्सन डीमन, और ऊपर एक ऑरा की रेस चली जाती है और सारे गड्ढे को भी तोड़ देती है सारी चीज़ें, लाइक। और जितना इसके जेपेड में वो जिनके पास वो आर्म से डीमन आ रहे थे जिनके पास कोई फिन नहीं था, वो सारे तो ऐसे ही वैनिश हो जा रहे थे, मर जा रहे थे, और हम क्रिम्सन डीमन उसे बोलता है कि मैं कौन हूँ, वो उसे वन फिन डीमन उसके सामने नील कर देता है, और वो उससे बोलते हैं कि आप मेरे किंग हो, क्रिम्सन डीमन किंग हमारे। और वो क्रिम्सन डीमन भी उसे बोल रहता है कि हाँ मेरा नाम इसी तरह लो, मैं तुम्हारा क्रिम्सन डीमन हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो गया, हमें टैंक का सीन दिखाया जाता है, और जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए, जो भी उसके सामने आ रहे होते हैं उन पे अटैक करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा डीमंस को उसने मार दिया होता है, और अभी भी मारे ही जा रहा होता है एक जो डीमन को चुन चुन कर, और बोल रहा होता है कि मैंने ये सारे एरिया चेक कर लिया, यहाँ पे सिर्फ दो टू फेंट डीमंस थे, और यहाँ पर वो मुझे वो तो मिले नहीं, हमारे आंग लोगों की बात कर रहा होता है ये। अब उसके पीछे से दिखाया जाता है वही क्रिम्सन डीमन की एक रेस चली जाती है, और जैसे ही उसके पास उसका ऑरा लगता है हमारे टांग के पास, वो बोलता है कि इतनी खतरनाक एनर्जी कहाँ से आ रही है। बोल रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आंग लोग भी वहाँ पर हो, और वो दिखाया जाता है फिर हमें कि क्रिम्सन डीमन उससे पूछताछ कर रहा होता है कि क्या तुम अपनी किंग को ये नहीं बताना पसंद करोगे कि जब से मैं गायब हुआ हूँ तब से क्या क्या हो रहा है, और क्या वही 5 लोग डीमन जो है अभी भी तुम लोग की किन बनी हुए हैं, और वो भी उससे डरते हाँ बोल रहा होता है, उसके सामने नील कर देता है, और बोल रहा होता है कि अभी भी वही 5 कर रूल कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है हमारा क्रिम्सन डीमन। वो बोल रहा होता है कि हाँ हम तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मज़े से जी रहे हैं, और क्या वो भूल गए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। और दिखाए वो बोल रहे थे कि मेरी लास्ट कॉन्शियसनेस भी इस बेकार सिचुएशन में ज़ाया हो गई उनको बचाते बचाते, यानी वांग की बात कर रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि हम तो ए डीमन के वन फिन डीमन को बोल रहे होते हैं कि क्या तुम मेरे स्पेशल की मदद नहीं करना पसंद करोगे, और वो बोल रहे थे यस माय कि लॉर्ड मैं इसकी मदद ज़रूर करना पसंद करूँगा। और फिर क्रिम्सन डीमन उसे हंसते हुए बोलता है तो अच्छा तो सही है, अभी मैं तुमसे ही काम लेने वाला हूँ। वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या व्हाट, और दिखाया जाता है वो से बोल रहा होता है कि अभी मैं तुम्हारे इस्तेमाल करने के से इवॉल्व करवाऊँगा, और क्रिम्सन डीमन उसका एक ही झटके में काम तमाम कर देता है। और फिर बोलता है हमारे एमसी को कि मैंने तुम्हारा फर्स्ट स्टेप तैयार कर दिया, अभी तुम्हें आगे जाना पड़ेगा कि मेरे प्लान्स को तुम सारा सरपास कर लो। और वो बोलता है कि अभी मेरी कॉन्शियसनेस थी तुम्हें अब तो काम खुद करना होगा, और आगे और भी ताकतवर बनो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर कर पाऊँ, और उसे छोड़ देता है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका
वो जो DNA था वो भी क्रिम्सन डीमन के साथ ही मिक्स हो जाता है और क्रिम्सन डीमन स्लीप में दोबारा से चले जाता है। और दिखाते हैं एमसी का पास, जिसमें एक बंदा उसे बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड मुझे नहीं मरना, मेरी बीवी बच्चे मेरे घर में इंतज़ार कर रहे हैं। एमसी उसे बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आंक बोल रहा होता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है आंक को, जिसको वो बंदा बोल रहे होते हैं कि हम मर गए तो तुम जिंदा किस तरह बच गए हो। फिर आंक की डायरेक्ट आंख खुल जाती है और वो हाफते हाफते उठ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा सपना था, मेरी पास्ट की जितनी भी मेमोरीज थी वो मुझे याद आ गई। तब कोई पर्दा हटाते हुए आंक को आवाज़ देता है और बोलता है कि ब्रदर आंक तुम कैसे हो अभी। ये और कोई नहीं, हमारा स्नो होता है। बोल रहा होता है कि हम तो तुम जग गए, और सुई भी उसके पास आते हुए बोल रही होती है लेकिन तुम्हारा ये बाल किस तरह सफ़ेद हो चुके हैं, क्या वो डिमोनिक डोर की वजह से इस तरह हुआ है कि तुम्हारे बाल का एक हिस्सा सफ़ेद हो चुका है। हमारे से भी सोच रहे होते हैं कि तुम ये इतनी पास की हो और तुम किस चीज़ के बारे में बात कर। और आंग बोल रहा होता है कि रुको, क्या तुम सब ठीक हो। स्नो भी उसे बोलता है कि हाँ हम तो ठीक है, लेकिन हमारे एमसी फिर बोलता है आंग यानी कि मुझे तो याद है कि हम सबको कोई वन फिर डीमन केव में ले गया था, और शायद से एमसी को सारा बातें याद नहीं होगी जो कि उसके के साथ हुई थी और कलिमसन डीमन के साथ। फिर पर्दे को कोई हटाते हुए बोलता है, ये हमारा तांग तांग होता है कि, और ऐसे तो लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ याद हो। और फिर वो आंग को बोल रहा होता है कि तो चलो हमें उस केफ के बारे में बताओ कि उस केफ में तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारे बोलने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। हमारे एमसी बोल रहा होता है कि आप भी यहाँ पे हैं तांग तांग। इस पर दादा बोलती है कि तुम चारों को हमारी तांग तांग गिलाए थे वहाँ से, केव से जहाँ पर तुम लोग थे। और तांग तांग दादा को बोलता है कि मुझे दोबारा से इस नाम से ना बुलाना, और वो सब लोग भी जो सोच रहे थे क्या तांग तांग। और फिर जोएल बोलता है कि तुम लोगों को केव के बाहर पाया गया था तांग तांग के ज़रिए। फिर दादा हमारी आंख को बोलती है कि ये सारे लोग तो बोल रहे थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, जैसे वो होश में आए, लेकिन तुमको देख कर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें सब कुछ याद होगा। और लोगों को तो इतना खास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं उस इंसिडेंट की वजह। फिर दादा हमारे एमसी को कुछ शीशा सा देती है यानी मिरर, और फिर बोल रही होती है कि तो तुमने बोला कि केव के अंदर तो सारा गौर से सोचो, तुम्हें शायद से कुछ तो याद होगा। और जैसे हमारे एमसी अपने आप को देखता है शीशे में, वो बोल रहा होता है कि हैं मेरे बालों को क्या हुआ। और तो क्या तुमोई के बोलने से यही मतलब था क्या कि जब वो मेरे बाल के बारे में बात कर रही थी तुमोई शायद से वो सुई को बुला रहे होंगे, लेकिन चलो हम उस भी उसे तुमोई बुलाएंगे चलो। और फिर वो बोल रहा होता है आंग के वैसे केव में हुआ क्या था, सब कुछ इतना बदला बदला से क्यों लग रहा है जब से मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ। और फिर उसके वही फाइटिंग के सीन जा रहे होते हैं, कैसे उसे मार पड़ी जो उसके सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे इतना याद है कि मैं वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया था। और तांग तांग भी उसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, बस वही सही सोच रहा होता है कि उसे तो केव में ब्लड के स्टेन्स। जोएल उसके पास आके वो बोलता है कि तो तुम्हारा नाम आंग है ना, और मैंने सही बोला। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें उसी लेजेंडरी वॉरियर के साथ सेम नाम शेयर करते हो जिसका नाम आंग हुआ करता था। और मैंने तुम्हारे रिजल्ट भी देखे, तुम्हारा फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, मगर जब तुम लड़ते हो तुम काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले भी कभी लड़ाई की हो, लाइक ट्रेन। पिरांग जोएल को बोल रहे थे नहीं नहीं मैंने इस तरह कुछ भी नहीं से मुझे नहीं आता, यानी मैंने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे सिर्फ फाइटिंग में इंटरेस्ट है। और मैंने ये सारी किताबों से एनालिसिस की है डीमंस की जो इतनी कमज़ोरियाँ। फिर दादा बोल रही होती है कि तो ऐसा लगता है कि तुम ज़रा सी थ्योरी टाइप की हो और तुम्हें थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। और फिर वो तांग तांग को बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसे बच्चे को और भी ज़्यादा कल्टीवेट करवाना चाहिए, ऐसे वॉरियर को। और फिर आंग बोले थे कि क्या वॉरियर, क्या उसे फिर अचानक से अपने रिजल्ट्स के बारे में याद आता है कि पूछता है कि हमारे वैसे टेस्ट के रिजल्ट्स किस तरह गए और हमने किस तरह परफॉर्म किया, कि हम पास तो हो गए हैं ना। और फिर हमारी सुई उसे बोल रहे थे कि हाँ हम सब ने पास कर लिया है और हम अभी एक ही टीम में हैं। और लुइस बस खामोश होती है। और हम एमसी बोल रहे थे कि वैसे मैं कितनी देर से नींद में था। और फिर वो चीख के बोलता है कि क्या मैं पूरे 3 दिन से सो रहा था। और वो सारे लोग रेडी हो जाते हैं और हमारा एमसी भी रेडी हो जाता है। और फिर दिखाते हैं कि वो जा रहे होते हैं वही गलियों से, और उससे सारे लोग बोल रहे थे क्या क्या ये तांग तांग की टीम है। और
और उस एक ही पैनल में इन चारों को दिखाया जाता है। और फिर उन्हें टांग टांग बोल रहे होते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोगों की काफ़ी अच्छी किस्मत थी कि तुम लोगों ने एक 121 को फेस किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों के ज़िंदा बचकर आ गए और अभी तुम लोग यहाँ पर सही सलामत खड़े हो और अपना टेस्ट दे रहे हो। तो इस बात के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर तांग तांग उन्हें ये भी बोलता है कि जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि तुम लोग अभी से एक ही ग्रुप के मेंबर हो और टीम वर्क करना तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब से मैं इस ग्रुप का जो इंचार्ज हूँ और इसके अलावा मैं 9 टीम्स का और इंचार्ज हूँ। फिर हमारा आंग बोलता है कि वैसे आपका पिछली बात से ये क्या मतलब, जो कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्टैंड करेगा वही टीम लीडर होगा। हमारे ज़माने में तो वो अपने आप से ही सोच रहे होते हैं अपने साथ कि हमारे ज़माने में तो इस तरह रूल हुआ करता था कि जो भी सबसे ज़्यादा डीमंस को मारेगा वही वॉरियर कहलाने के लायक होगा। और आजकल के ये पास्ट से जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। इस पर स्नो ही आंग को बताता है कि क्या ब्रदर आंग आपने कभी स्मॉल टीम पॉइंट रैंकिंग का नाम सुना है? फिर एमसी बोलता है कि हाँ, ये क्या होता है स्मॉल टीम पॉइंट रैंकिंग, मुझे ज़रा समझाना तो। और फिर दिखाते हैं कि फिर तांग तांग उसे समझाते हुए बोलता है कि तो तुम सच में ही न्यूबी हो और तुम हमारी टीम जो है अभी सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक पर है। और लियो अपनी मन में सोच रही होती है कि प्लीज़ मुझे तुम पीछे ना खींच देना, यानी कि मुझे लास्ट में ना आना पड़े तुम्हारी वजह से। वो ये सब आंख के बारे में सोच रही होती है। फिर तांग तांग मरियम सिंह को और भी समझाते हुए बोलते हैं कि तो कुल 9 टीम्स है और 9 टीम्स में तुम लोग सबसे लास्ट हो। और जैसे कि मैं 9 टीम्स का इंचार्ज हूँ तो तुम लोगों को और 8 टीम्स के साथ compete करना पड़ेगा। और हमें इसी वजह से तुम लोग को इंचार्ज बनाया गया है कि जितने भी तुम्हारी टीम है और उसमें अगर किसी पर ख़तरा हो तो हम उन्हें बचा सकें। और फिर सारी टीम्स को भी दिखाया जाता है। और फिर तांग तांग उन्हें ये भी बोल रहा होता है कि तुम पॉइंट्स जो है मिशंस कंप्लीट करके अर्न कर सकते हो। और हर मंथ में जो है जो इतने भी 3 सबऑर्डिनेट्स हैं जो अलग अलग टीम के इंचार्ज, यानी वही दादा टांग टांग और जोइल, उन लोगों के जो टॉप 2 रैंक्स होंगे और यानी फर्स्ट और सेकंड, उन लोगों को आपस में compete करना पड़ेगा। और बाकी जो 6 लोग हैं आखिर में हर टीम में जो बाकी 6-7 टीम लोग बच जाएंगे और उनको जो है लोअर रैंक में बैठा दिया जाएगा। फिर वो उन्हें ये भी समझा रहा होता है कि और वो टीम जो कि 7वें प्लेस पे 90वें प्लेस पे आ जाए, यानी सबसे लोवेस्ट, उन्हें जो है एक पनिशमेंट दी जाएगी और उनको डिमोट करके क्लीनर्स टीम में बिठा दिया जाएगा। और उन क्लीनर्स को दिखाया जाता है जो कि इस बार सबसे लास्ट में आए हुए होते हैं। और फिर उनको दूसरे मंथ का सब्र करना होगा कि कब दूसरा मंथ आएगा और फिर वो दोबारा से compete करें। और हमारे यहाँ को यहाँ पे भी मस्ती की पड़ी होती है यार। वो ये बोल रहा होता है कि तो यही वजह है कि स्ट्रीट्स इतनी ज़्यादा साफ़ है, इनको तो पता चाहिए कि एक अवार्ड मिले, लाइक कि इन्होंने स्ट्रीट्स को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से चमकाया हुआ होता है। और टांगनम से बोल रहे थे कि मानसी मजाक ना करो, हम वॉरियर्स हैं और हम कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि हर वक्त डीमंस का ख़तरा बना रहता है। और फिर उस स्क्वाड का जो है कैप्टन लुई को बना दिया जाता है और वो सारे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लुई भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तांग तांग ने बोल रहे थे जो चलो तुम अपनी मिशंस पे चले जाओ और सारे लोग डिसमिस हो जाओ, लाइक उन्हें अभी पॉइंट्स भी तो कमाने होते हैं ना। और लुई जो आगे जा रही होती है उन्हें बोलती है कि आ जाओ मेरे पीछे, अभी हम लोग को कलेक्ट करेंगे जो भी है। और फिर हमारी सुई बोल रही होती है कि रुको, क्या तुम लोगों को इस तरह नहीं लगता कि हमसे कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़ास भूल गया है और हम ऐसे ही जा रहे हैं। और दिखाया जाता है कि लुई भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और बोल रहे थे कि कैसे मैं अभी अभी तो कैप्टन बनी हूँ, अभी मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। सुई बोल रही होती है कि क्या तुम लोग को ऐसे नहीं लगता कि हमें एक ऑफिशियल फ़ोटो ले लेनी चाहिए हमारे अपनी टीम की? भाई लिटरली यार ये लड़की कभी फ़ोटो से बाज नहीं आने वाली। और बड़ी क्यूट से फेस बना दिया, फिर बोलती है कि प्लीज़ हमें ले लेनी चाहिए। आज भी बोलते हैं कि चलो हम ले लेंगे एक दूसरे के साथ फ़ोटो, ये इतनी भी बुरी बात नहीं है। और फिर उन सबको एक ही पैनल में दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं सिवाय के। तब सीन शिफ्ट होकर हमें इंचार्जेस का सीन दिखाया जाता है जो कि
दादा बोल रही होती है हमारे तांग तांग को कि तुम बोल रहे थे कि जो डीमंस के साथ फिन नहीं थे वो केव के बाहर अचानक से एक्सप्लोड होने लगे थे। आप लोगों को तो वैसे ही याद ही होगा जो कि क्रिम्सन डीमन के प्रेशर की वजह से सारे लोग एक्सप्लोड हो रहे थे, सारे डीमंस। तो इस पर तांग तांग भी बोल रहे होते हैं जोर से कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि केव के अंदर जो मैंने वो सारे ब्लड स्टेन्स देखे थे डीमंस के, क्या वो वही चार बच्चे कर सकते हैं? और इस पर हम हमारा जोएल भी बोलता है कि क्या तुम उन्हीं चार बच्चों की बात कर रहे हो जो कि बेहोश पड़े हुए? वो तो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तो इतना ख़ास भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग दिख ही रहे होते हैं यार। जोएल को हर जगह पे और फार्म करने की पड़ी रहती है यार। और ये बोलते साथ ही जोएल भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा टेंस में बन जाता है। और फिर तांग तांग बोल रहा होता है कि मुझे तो सारा शक जो है आंग पे जा रहा है, क्योंकि मेरी नोज़ उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। और मुझे उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर सी सेंट आ रही है, जिसे मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और वो यही सारा बात देखो सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके पीछे दादा आ जाते उसे बोल रहे थे कि तांग तांग तुम काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्या लगता है तुम्हें जब तक वो लोग सेफ हैं और कब वापस आ चुके हैं तो हर चीज़ सही है, तुम इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना किया करो। और फिर वो उसके बैग में चढ़ जाती है और तांग तांग को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। तांग तांग भी उसे काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाते हैं, उसे बोल रहे थे कि इस वक्त मैं सीरियस हूँ, मुझे परेशान ना करो। फिर जोएल अचानक से उन्हें बोलता है कि तांग तांग अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है तो चलो उनके पर नज़र रखते हैं, और अगर हमें कुछ भी सस्पिशियस पता लगेगा हम तुम्हें बताएंगे और तुम हमें बताना। और फिर हमें दिखाया जाता है सिटी सेंटर मिशन बोर्ड का सीन, जहाँ पे एमसी देख रहे होते हैं, जहाँ पे ए से लेकर सी तक के मिशन होते हैं और सारे 3 ए रैंक की बचे होते हैं। आंग भी बोलता है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि सारे 3 ए रैंक की मिशंस अवेलेबल हैं और हमें एक ए रैंक मिशन करने के 10 पॉइंट मिलेंगे। तो वो अपने मन में यही सोच रहे थे चलो तीनों को ही उठा लेते हैं। फिर स्नोबॉल होता है कि ब्रदरांग शायद इस तरह लगता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ए रैंक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सुई भी बोल रही होती है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसे किसी ने चूज़ नहीं किया और तीनों की तीनों पर्चियाँ यहीं पे पड़ी हुई हैं। स्नो भी उसे बोल रहे थे कि यानी हमें ये नहीं चूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है यानी ल्यूई को। वो बोल रही होती है कि हम तो 3 ए रैंक के मिशंस पड़ी हुए हैं। तब हमारा स्नो आंग को ज्ञान फैलते हुए बोल रहा होता है कि बी एंड जिनके 6 पॉइंट हमें मिलते हैं और सी रैंक के मिशन के जिसके 3 पॉइंट मिलते हैं वो ए रैंक से काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं और वो सेफ भी होते हैं, जबकि ए रैंक के जिसके हमें 10 पॉइंट मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और अक्सर इसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का सामना भी करना। फिर हम बोल रहे थे कि ओह अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गया, अगर ऐसी ही बात है तो हमें सारी ही ले लेनी चाहिए और 30 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए। सो आज के लिए इतनी गाइस, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आगे इसके चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो हमारे चैनल मांगा पॉइंट ओ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का को आपको पता चलते ही रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आप लोग यहाँ तक